दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीनिया सोलियम के बारे में। टीनिया सोलियम जो कि अगर हम बात करें टीनिया सोलियम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक मेंबर होता है। इसको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और अगर इसके क्लास की बात करें तो क्लास सिस्टोडा में इसको रखा गया है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज क्लास सिस्टोडा का यह सदस्य होता है टीनिया सोलियम। हालांकि टीनिया की और भी प्रजातियां पाई जाती हैं, हम लोग उसकी भी थोड़ी सी बातें करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ में टीनिया सोलियम की पूरी लाइफ साइकिल को आज हम लोग पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम की अगर बात किया जाए तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि टीनिया सोलियम है क्या। तो यह एक एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट होता है सबसे पहली चीज। और किसमें एंडोपैरासाइट होता है? तो यह ह्यूमन में एंडोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। हालांकि ये जो टीनिया सोलियम है ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि अपनी ये कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, ये अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल दो होस्ट पर कंप्लीट करेगी। तो एक इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट वो इसका होता है मैन, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट वो होता है पिग। तो पिग इसका जो है सेकेंडरी होस्ट है, और इसलिए टीनिया सोलियम को हम लोग जो है पॉर्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग पॉर्क टेपवर्म के नाम से जानते हैं। पॉर्क टेपवर्म इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये पॉर्क मीन्स होता है जो शुगर का मीट होता है उसे पॉर्क कहते हैं। और टेपवर्म चूंकि यह एक फिलामेंटस लाइक एक धागे नुमा संरचना या कह सकते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टीनिया सोलियम का एक और प्रजाति है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया का एक और प्रजाति है टीनिया सेजिनेटा। यानी कि टीनिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो है, एक जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टीनिया सोलियम, और दूसरा है टीनिया सेजिनेटा। देखिए इन दोनों के बारे में अगर जान ले थोड़ा सा, जो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा में क्या डिफरेंस है इसको अगर समझा जाए तो इसके जो हेड पार्ट होता है उस हेड पार्ट से ही हमसे समझ में आ जाएगा कि इसके डिफरेंस क्या है। ये मान लेते हैं कि इसका हेड पोर्शन है इस टीनिया सोलियम का, ये नेक वाला रीजन आ जाता है। अगर टीनिया सोलियम है तो यहां पर जो है रोस्टेलम प्रेजेंट होगा, रोस्टेलम प्रेजेंट होगा, और रोस्टेलम पर हुक पाया जाएगा, इसको रोस्टेलम कहते हैं, रोस्टेलम। और इसी रोस्टेलम पर हुक प्रेजेंट होता है। जो हुक होता है इसकी संख्या 16 + 16 होता है, 16 ऊपर और 16 नीचे होता है। इसके अलावा इसमें जो है कुल 4 सकर्स होते हैं, 1 2 3, और एक इसके पीछे की ओर होता है। तो ये सकर है। इसी सकर्स की सहायता से, जिसकी संख्या 4 होती है, इसी सकर की सहायता से यह प्राइमरी होस्ट के यानी कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाकर के उसको अटैच होता है, और वहां से अपना जो न्यूट्रिशन है उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता है। बट अगर हम टीनिया सेजिनेटा की बात करें, टीनिया सेजिनेटा, तो ये टीनिया सेजिनेटा है, इसका फिगर ये नेक पोर्शन है। इसमें जो है रोस्टेलम एंड हुक्स एब्सेंट होता है, बाकी जो सकर्स होते हैं इसमें वो सकर्स इसमें प्रेजेंट होता है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, वही 4 सकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इसमें मेन डिफरेंस यही है कि इसमें जो टीनिया सेजिनेटा है उसमें रोस्टेलम और हुक्स एब्सेंट होते हैं, जबकि टीनिया सोलियम में रोस्टेलम एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके लेंथ की बात करें तो जो टीनिया सेजिनेटा होता है वो टीनिया सोलियम से अधिक लंबा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, टीनिया सेजिनेटा जो है वो टीनिया सोलियम से अधिक लंबा होता है। अगर हम टीनिया सोलियम की जो एक फिगर बनाए, एक फिगर ड्रा करें, तो उसके हम लोग पार्ट को यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मेन पढ़ना क्या है, वो है टीनिया सोलियम। तो हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीनिया सेजिनेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंस भी करके आपको दिखा दिया गया है। अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम के अगर हम एक फिगर बनाए देखा जाए तो ये इसका जो माउथ पार्ट है, ये नेक पार्ट है, और ये एकदम जो है कह सकते हो कि जैसे होता है एक रिबन होता है, जस्ट
उसी लाइक इसको स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है ऐसे से। ये नेक रीजन है। इस पूरे पार्ट को जो यहाँ पर माउथ है इसको हमने पूरा बना दिया जैसा कि उसमें बना है, आप देख सकते हैं। इस पूरे पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं, हेड के नाम से इसको जो है जानते हैं। हेड को यहाँ पर अगर स्कोलेक्स कहिए तो भी आपका सही है, हेड या स्कोलेक्स इसको कहा जाता है। दूसरा जो रीजन होता है ये रीजन, ये इसका नेक रीजन होता है, नेक। इस नेक को जो है हम लोग रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन भी कह सकते हैं, रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो सेगमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका बॉडी पार्ट है से बहुत सारे सेगमेंट आपको प्रेजेंट दिखाई पड़ेंगे, और इस सेगमेंट का जो निर्माण होता है वो नेक रीजन से होता है। इसीलिए जो सेगमेंट होता है ये सेगमेंट स्यूडो सेगमेंटेड होता है। मीन सेगमेंट तो लगेगा कि सेगमेंट है, बट इस सेगमेंट का जो कह सकते हैं फॉर्मेशन है वो नेक के थ्रू हो रहा है, अतः इसका जो सेगमेंटेशन होता है वो स्यूडो सेगमेंटेशन में होता है, स्यूडो सेगमेंट कहलाता है। जो पूरी बॉडी होती है, इस पूरी बॉडी को यानी यहां से नेक के बाद से जो पूरी बॉडी होती है, इस पूरी बॉडी पार्ट को हम लोग यहाँ पर स्ट्रोबिलाई के नाम से जानते हैं, स्ट्रोबिलाई के नाम से इसको जो है जानते हैं, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई जिसको कहते हैं। ये जो पूरी बॉडी है नेक के बाद ये 3 रीजन में बटी होती है, कुछ रीजन तक यानी यहां तक मान लेते हैं। ये जो रीजन होता है ये इमेच्योर इसको हम लोग प्रोग्लॉटिस भी कह सकते हैं, इमेच्योर प्रोग्लॉटिस। दूसरा जो रीजन होता है इसको मैच्योर प्रोग्लॉटिस कहते हैं, प्रोग्लॉटिस। और बाकी तीसरा रीजन होता है नीचे वाला, इस रीजन को हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिस कहते हैं। बाकी ये जो है पूरे पार्ट को हम स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो ये स्ट्रोबिलाई 3 पार्ट से बटा होता है, एक इमेच्योर प्रोग्लॉटिस, सेकंड मैच्योर प्रोग्लॉटिस एंड थर्ड ग्रेविड जो है प्रोग्लॉटिस। इमेच्योर प्रोग्लॉटिस जो होता है इसमें टेस्टिस एंड ओवरी एब्सेंट होता है, आपको अपने याद रखना है। अप्रॉक्स 200 जो इससे सेगमेंट, पूरे सेगमेंट की बात करें तो 800 to 1000 सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, हालांकि सेगमेंट स्यूडो सेगमेंट होता है। और इसमें जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिस होता है ये अप्रॉक्स 200 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है, जबकि दूसरा जो मैच्योर प्रोग्लॉटिस होता है इसकी संख्या 400 to 600 जो सेगमेंट होता है वो मैच्योर प्रोग्लॉटिस होता है। और आफ्टर दैट जो है 600 के बाद जो भी सेगमेंट होते हैं वो सेगमेंट ग्रेविड प्रोग्लॉटिस कहलाता है। जो मैच्योर प्रोग्लॉटिस होता है ये मैच्योर प्रोग्लॉटिस में जो टेस्टिस एंड ओवरी होता है, टेस्टिस एंड ओवरी ये यहीं पर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस एंड ओवरी इसी पार्ट प्रेजेंट होता है। जबकि जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होता है, इस ग्रेविड प्रोग्लॉटिस में यहाँ पर जो है एक लार्ज यूटेरस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस पार्ट में लार्ज यूटेरस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लार्ज यूटेरस इसमें क्या होता है कि जैसे अगर इसके हमने स्ट्रक्चर बनाए जैसे यहाँ पर इसी चीज का, तो इसमें होता क्या, लगातार जो सेगमेंट होते हैं बनते रहते हैं और सेगमेंट एपोलाइज भी होता रहता है, मतलब नष्ट होता भी रहता है। तो इस प्रोसेस को जब सेगमेंट बन रहा हो और सेगमेंट साथ में नष्ट भी हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को एपोलाइजेशन के नाम से भी जो जानते हैं, एपोलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एपोलाइज हो रहा है, लगातार जो सेगमेंट बन रहे हैं, नेक फोर्स से सेगमेंट बनते चलते हैं और पीछे से सेगमेंट जो होते हैं वो विखंडित होते ही रहते हैं। इसके हम लोग बात कर रहे थे कि जो यूटेरस है इसमें क्या होता है, इस पोर्शन में इस तरह से यूटेरस प्रेजेंट होता है, एक लार्ज यूटेरस प्रेजेंट होता है, ये लार्ज यूटेरस हो गया। और इसके अलावा इसमें जो है बीच में यहीं पर जो है एग जो है प्रेजेंट होते हैं, एग जो है इसी के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लगातार ये बनता रहता है और ये एपोलाइज यहाँ से होता रहता है। तो ये इसकी बात कर रहे थे हम लोग टीनिया के जो उसके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे, उस मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर बात करते। स्यूडोसिलोमेट इसके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो एसिलोमेट होता है। मीन्स इसमें जो है जो सीलोम होता है
वो सीलोम यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ऐसे जो जंतु होते हैं जिसमें सीलोम एब्सेंट होता है उसे हम लोग एसिलोमेटा के नाम से जानते हैं, एसिलोमेट होते हैं ये जंतु रहते हैं। तो ये तो हो गए इसके जो फिजिकली यानी कि जो इसके बॉडी पार्ट है उसकी बॉडी पार्ट की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। हालांकि इसके पहले आपको इतना याद रखना है कि इसमें हेड मैंने लिखा तो है बट एक्चुअल में हेड ना होकर केवल स्कोलेक्स के फॉर्म में होता है और ये हेड यहाँ पर एब्सेंट होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसमें माउथ हो गया या आईज हो गया ये पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप जो माउथ है, माउथ एंड आईज आर एब्सेंट। तो ये सभी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो हम लोग बात करने वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको आपको पता होना चाहिए कि टीनिया सोलियम है वो टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का अर्थ होता है कि इसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दोनों जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट है, मींस मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पहली चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मैच्योर प्रोग्लैटिस में प्रेजेंट होता है। ये भी आप जान लीजिए कि इसमें जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह मैच्योर प्रोग्लैटिस में प्रेजेंट होता है। मैच्योर प्रोग्लैटिस भाग में वेल डेवलप्ड एक मैच्योर प्रोग्लैटिस भाग होता है और उसी में एक वेल डेवलप्ड जो है मेल एंड फीमेल दोनों जेनेटेड ऑर्गन वहां पर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले जो जेनेटल ऑर्गन होता है मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन जो होता है, ये मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन जो होते हैं ये यहाँ पर ओपनिंग होती है और ये मेल जेनेटल, ये जो मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन है इन दोनों का जहां पर कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कॉमन जेनेटल ऑर्गन के नाम से जानते हैं या कॉमन जेनेटल पोर के नाम से जानते हैं। ये कॉमन जेनेटल पोर के ऊपर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक सीरस है। ये जो सीरस होता है ये एक्चुअल में एनालॉगस टू पेनिस होता है। जैसे कि ह्यूमन में पेनिस होता है उसी प्रकार से ये उसके एनालॉगस होता है जिसको हम सीरस भाग कहते हैं। ये सीरस को हम लोग पेनिस के रूप में भी जो डिनोट कर सकते हैं। ये आगे की ओर चलता है तो यहाँ एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को वासा डिफरेंशिया के नाम से जानते हैं। वह अभी 2 मिनट बाद वासा डिफरेंशिया के नाम से इसको जानते हैं। ये वासा डिफरेंशिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर जाकर एक ब्रांच, बहुत ही ज्यादा ब्रांच जो होता है वासा डिफरेंशिया में खुलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्म हो गया और इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। इसी के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है। हालांकि जो यहाँ पर टेस्टिस है वो कैसे है, वो एक डिफ्यूज टाइप में डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। तो यहाँ पर टेस्टिस जो प्रेजेंट होता है तो इसके अगर नीचे आए यहाँ से तो इसके बाद ये पूरा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात थी जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉमन जेनेटल पोर में खुला और इधर की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर वेजाइना मिलता है। एक्चुअली जो सीरस होता है, जो सीरस जिसको हम एनालॉगस टू पेनिस कहते हैं, ये अपने जेनेटल ऑर्गन इसी के थ्रू जो है यहाँ पर पोर में ओपनिंग करता है और ये इसका वेजाइनल पार्ट होता है। जब कॉपुलेशन हो जाता है तो उस वेजाइनल पार्ट के थ्रू जो भी इसमें जाइगोट बनना है ये आता है। इस पूरे पार्ट को वो टाइप कहते हैं, यानी यहाँ पर वो टाइप का जो है ये प्रेजेंट होता है इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो टाइप है और इसमें आप देख रहे हैं ओवरी। हालांकि आपको ओवरी यहाँ पर दिख रहा है कि 2 बट ओवरी जो होता है ये सिंगल होता है, एक ही होता है, बट ये बाई लोब्ड होता है। जो इसमें ओवरी पाया जाता है वो एक ही ओवरी होता है और उस एक ओवरी जो होता है वो बाई लोब्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसी जो ओवरी है इसी ओवरी से आप देख रहे हैं बहुत ही लार्ज और ब्रांच जो है यूटेरस निकलता है। इसको हम ब्रांच्ड भी कह सकते हैं। एक लार्ज और ब्रांच्ड जो है यूटेरस यहाँ पर निकलता है। ये यूटेरस वाला पार्ट, ये जो यूटेरस वाला भाग होता है ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस तक जो है फैला हुआ होता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिस तक ये प्रेजेंट होता है। बट और जो पार्ट है वो यहाँ पर मैच्योर प्रोग्लैटिस वाले भाग में प्रेजेंट होता है। इसके नीचे की ओर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर विटेलाइन ग्लैंड होता है। एक्चुअल में जो विटेलाइन ग्लैंड होता है ये योग का फॉर्मेशन करता है। यही जो होता है विटेलाइन ग्लैंड, इसी के द्वारा योग का निर्माण होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं योग फॉर्मेशन वाला ग्लैंड
तो ये विटेलाइन ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि विटेलाइन ग्लैंड का काम क्या, तो ये योग का निर्माण करता है। आप ध्यान के यही योग जो इसके न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं चारों ओर एक जो है और ग्लैंड प्रेजेंट है पूरे दीवार पर, ये जो वो टाइप वॉल है इस पर जो है एक और भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है मेहलिस ग्लैंड। मेहलिस ग्लैंड की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो मेहलिस ग्लैंड जो होता है एक लुब्रिकेंट्स का स्राव करता है, जो चिकना बनाए रखता है, मार्ग को चिकना बनाता है। तो लुब्रिकेंट का ये जो है सिक्रीशन करने का काम करता है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके मेच्योर जो प्रोग्लैटिड भाग होता है उसमें अधिक पाता है, बट इसका जो यूटेरस ब्रांच यूटेरस होता है ये जो है जो उसके ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स होता है उस ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। देखेंगे आप लोग लाइफ साइकिल ऑफ टीनस सोलियम में कि किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई टीनस सोलियम है, वो प्राइमरी होस्ट मीन्स ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रवेश कर गया। आप लोगों को एक चीज और यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं और वो जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं। साथ में उसके ऊपर जो क्यूटिकल का मेम्ब्रेन होता है, जो उसके ऊपर आवरण होता है, वो एक एंटी एंजाइमेटिक होता है, जो उसको ट्रिप्सिन, जो सबसे घातक हम लोगों ने माना था ट्रिप्सिन हुआ है पेप्सिन हुआ, ये जो एंजाइम होते हैं इस एंजाइम से सुरक्षा देते हैं। और साथ में जो शक्कर से निश्चित रूप से पाते हैं और उसी शक्कर के द्वारा वो जा करके जो इंटेस्टाइनल वाल्व होता है उस इंटेस्टाइनल वाल्व से जुड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब जैसे ही वो एडल्ट हुआ, उस एडल्ट में क्या हुआ कि उससे जो है जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो आपस में वहां पर जो है ये फर्टिलाइजेशन करेगा। क्योंकि आपको पता है कि टीनस सोलियम जो वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मीन्स उभयलिंगी होता है, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो प्रेजेंस होता है एक ही जो है ऑर्गेनिज्म में। तो जब वो एडल्ट होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में वहां पर जाइगोट बनता है। आपको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट के बीच में होगा, जो मेल एंड फीमेल गैमीट है तो इस जैसे स्पर्म और ओवम के बीच में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो जाइगोट धीरे धीरे अपने एम्ब्रियोनल स्टेज में जाएगा और एक बनाएगा और उस एक के ऊपर एक बहुत ही मोटा सा कैप्सूल बन जाएगा जो उसको उस प्रतिकूल वातावरण से बचाने का कार्य करेगा जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो रहा है। तो उस एक कैप्सूल वहां पर फॉर्मेशन होगा और अब वो एक कैप्सूल जब वो फेसेस करेगा मीन्स वहां पर, तो उसके थ्रू जो होता है एक कैप्सूल प्राइमरी होस्ट से वहां पर जो होता है वो प्रवेश जो है चला जाता है बाहर की, यानी कि सॉइल में पहुंच जाता है। ये फेसेस के थ्रू यहाँ पर जो एक कैप्सूल होता है वो कम्स आउट फ्रॉम प्राइमरी होस्ट और वो प्राइमरी होस्ट से बाहर निकल जाता है और प्राइमरी होस्ट से बाहर जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट पहुंच करके वह जो एक ऑन्कोस्फीयर लेयर लार्वा का फॉर्मेशन कर देता है। अब वो जो ऑन्कोस्फीयर लार्वा होता है वो ऑन्कोस्फीयर लार्वा फिर धीरे धीरे जो उसके कैप्सूलेटेड फॉर्म होता है वो कैप्सूलेटेड फॉर्म डिसॉल्व होने लगता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हेक्साकैंथ लार्वा में। अब यहाँ पर हुक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 6 बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया हेक्साकैंथ लार्वा। अब ये जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है जो कि फेसेस के थ्रू ही आया है एक तरह से, वो हेक्साकैंथ लार्वा अब मान लेते हैं वहां पर कोई पिग जो है घूम रहा है, कोई पिग वहां पर घूम रहा है तो वो क्या करेगा, पिग उस जो फेसेस उसको भक्षण करेगा, खा लेगा और मान लेते हैं उस फेसेस में ये हेक्साकैंथ लार्वा प्रेजेंट है तो वो जो है उसके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। अब वो जाएगा उसके बॉडी में होते हुए इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा और इंटेस्टाइन से या उसके सर्कुलेटरी भाग में प्रवेश कर जाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेटरी वाले भाग में प्रवेश करेगा और वहां से या उसके बॉडी मसल्स या कह सकते हैं कि पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉर्क होते हैं, यानी कि जो पॉर्क जैसे मीट जिसको कहते हैं, जो शुगर का मीट खाते हैं, उस शुगर के मीट की अगर बात करें तो उसको अगर मान 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर उबालते हैं तो निश्चित रूप से वो लार्वा ह्यूमन के शरीर में जाएगा अगर उसका भक्षण करेगा। लेकिन अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक जो है उसको देते हैं, टेम्परेचर पर रखते हैं, उसको उबालते हैं तो निश्चित रूप से वो लार्वा मर जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस होती है, इसीलिए जो शुगर का मांस होता है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसको उबाला जाता है।
तो ये यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उसके बॉडी मसल से पहुंचा और इस तरह से उसके पूरे पार्ट से पहुंच जाता है। उसके जितने भी ऑर्गन है, सारे ऑर्गन में जो शुगर है उस शुगर के सारे ऑर्गन को प्रवेश किया। या हम केवल बॉडी मसल्स भी लिख सकते हैं। अब ये बॉडी मसल्स के अंदर यानी उसके पूरे बॉडी पार्ट में जो पिग है उसके बॉडी पार्ट पे एक ब्लैडर वर्म लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्लैडर के लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैडर वर्म या एक इसका लार्वा का नाम है सिस्टिस सर्कस लार्वा का निर्माण कर लेता है। जो सिस्टिस सर्कस लार्वा होता है, यही सिस्टिस सर्कस लार्वा वास्तव प्राइमरी होस्ट को डायरेक्ट जो होता है इफेक्ट करने का काम करता है। मिस अब ये लार्वा कहाँ बन रहा है? ये लार्वा बन रहा है पिग के अंदर। तो जब पिग को मान लेते हैं कि कोई जो है इस पिग का मीट जो है वो खाता है, तो पिग के मीट को खाने के कारण क्या होता है, जो सिस्टिस सर्कस लार्वा है वो भी ह्यूमन के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और ये सिस्टिस सर्कस लार्वा किसको इन्फेक्ट करेगा? प्राइमरी होस्ट को। किस प्राइमरी होस्ट को? जिसने शुगर का मांस खाया है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है, ये जो लार्वा होता है हेक्साकैरियोट लार्वा, ये डायरेक्ट जो होता है ये प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कर देता है डायरेक्ट कभी कभी। और ये कैसे होता है? जब कंटेमिनेटेड फूड को ले लेते हैं, मान ले तो फेसेस के थ्रू आया है और उसको जो है जो ह्यूमन है प्राइमरी होस्ट जो है ये इसको टेक इन कंटेमिनेटेड फूड, टेक एज कंटेमिनेटेड फूड के फॉर्म में अगर इसको ग्रहण कर लेता है, तब उसके पास जो तब उसको जो डिजीज होगा उसको नाम देंगे सर्केसिस डिजीज के नाम से इसको जानेंगे। और अगर जो है इसके थ्रू जा रहा है तो इसको हम लोग टीनियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं। टीनियासिस डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। और इस तरह से कभी कभी वो हेक्साकैरियोट लार्वा डायरेक्ट जो होता है वो प्राइमरी होस्ट को जाकर के इफेक्ट करता है और उससे भी जो है डिजीज उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से या इसके पूरी प्रोसेस के थ्रू यानी कि वो जो पिग है उस पिग के शरीर के थ्रू जो है मसल्स के थ्रू और जो उसका मीट खाया जाए उसके थ्रू भी प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। और जब प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट किया तो वो जाकर के उसके इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और इंटेस्टाइन में जाकर के फिर वो जो है एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके जो है लाइफ साइकिल था जो टीनिया सोलियम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।